बेसिकली क्या है कि अगर इस कंपनी को हम एज इट इज खरीदना चाहें, ऐसी ही एक कंपनी हम बनाना चाहें और उस पर किसी और का होल्ड ना रहे, तो हमें मिनिमम कितने पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब उस कंपनी को चलाने वाले दो लोग हैं, एक तो ऑनर जिन्होंने कैपिटल लगाई हुई है, प्लस एक वो बंदा जिसने लोन दिया हुआ है। तो अगर उस कंपनी पे पूरा अपना होल्ड रखना है तो हमें दोनों को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम क्या कहते हैं, भैया कैपिटल वाले को कैपिटल दे दो यानी कि मार्केट कैप दे दो, और लोन वाले को लोन की पेमेंट दे दो। प्लस ये लोन की पेमेंट सारे अपने पास से देने की जरूरत नहीं है, जो कैश पहले से कंपनी के पास है उससे लोन की पेमेंट कर दो, जो बचा वो आप दे दो। इसलिए हम कैपिटल की मार्केट कैप प्लस करते हैं, एक तो मार्केट कैप प्लस लोन, और माइनस कर देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यही इसका फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, मतलब दोनों तरह के इक्विटी शेयर ले लो, फिर डेट ले लो और उसमें से कैश माइनस कर दो। ठीक, यही एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला भी है कि अगर ये कंपनी हम पूरी की पूरी अपने आप से होल्ड करना चाहें तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसे जो इक्विटी शेयर को देने वो तो देने ही है, उसको तो नेटवर्थ बोलते हैं। तो नेटवर्थ तो पूरी ले ही लो, प्लस डेट ले लीजिए और उसमें से कैश को लेस कर दीजिए। मैम समझ में आया? नेक्स्ट क्वेरी बोलिए। 32 नंबर का क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए, पेज नंबर बताइए सर। आज जो टेस्ट हुआ उसका, आज जो टेस्ट हुआ उसका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या चैप्टर 3 का क्वेश्चन थे या वन क्वेश्चन? आज जो क्वेश्चन दिए थे ना, हाँ ना सर, जिसके आंसर्स नहीं गिवन थे। सर गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है ये, पता नहीं क्या। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी मैंने पढ़ाया नहीं है, कैसे गया, कौन से टेस्ट में? आज के टेस्ट में जिसके आंसर नहीं दिए थे 32 नंबर का टेस्ट है, 32 नंबर क्वेश्चन। देख लेता हूँ क्वेश्चन। वैसे गॉर्डन ग्रोथ मॉडल तो भी पढ़ाया ही नहीं है मैंने, आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कैसे आ गया देखना है। सर एक चीज और पूछना है सर। एक मिनट पहले 32 EPS is expected growth is 8, required return is 12, find intrinsic value using Gordon growth model। चलो, मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था आपको, इसका अगर आपको याद हो, जो कल ही बताया था, नीचे माइनस जी करवाया था। नीचे माइनस जी करवाया था, याद है? 15 डिवाइडेड बाई 12% माइनस 8% से आंसर आएगा। इनकम डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रिटर्न माइनस ग्रोथ, कल बताया था ना एक फॉर्मूला। यस सर। इसमें वही लगना था, नाम जो मर्जी लिखो, आपने फॉर्मूला वही लगाना था और ये हो जाता। तो क्या है फॉर्मूला? वो इनकम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ, कल ही तो बताया था। उसको 5% की रिटर्न चाहिए थी, ग्रोथ चाहिए थी। इनकम ईयरली रिक्वायर्ड अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ इनटू 100, यही है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला बताया था आपने। तो यही तो पूछा उसने, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कितनी पेमेंट चाहिए। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल 15 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 8 इनटू 100, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 100, तो 15 इनटू 25 इसका आंसर है। इसका आंसर आएगा 375A। और ये मैं आपको समझा चुका हूं, इसलिए यहाँ पर है। और इसी को बोलते हैं गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, याद कर लीजिए। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला है ये। सर दूसरा 37 में EBIT, उसके बाद लास्ट में DA लिखा है, वो क्या है सर? 37 डिविडेंड, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, EBITDA बोलते हैं, EBITDA डिविडेंड है ये। डिविडेंड से तो पहले ही होती है, जब EBITDA है तो D तो है ही, वो तो चाहे लगाओ या ना लगाओ, डिविडेंड से पहले ही। वही उत्तर मारा था सर। हाँ जी। तो व्हाट इज द एंटरप्राइज वैल्यू निकल गई इसमें।
अगर निकल गई सर। 250 करोड़ है और ईवी अपॉन यानी कि ईवी मतलब एंटरप्राइज वैल्यू, जी, उसकी 6 गुना है तो बस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, कर दिया सर। ठीक है, और कोई क्वेरी? सर हाँ जी, क्वेरी तो है सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी डाला था क्या क्वेरी। था? सर वो बिरला सॉफ्ट का बाद में करें अभी? प्रैक्टिकल चीज आज नहीं, अभी नहीं, बहुत दिन हो गए भैया, पढ़ेंगे आज जी। और कोई? हाँ जी, और कोई क्वेरी? और किसी की कोई आज से पढ़ाना स्टार्ट कर दें? जी सर। हाँ सर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सर एक जगह और ज्वाइन, सर एक बार ज्वाइन तो मेरी लैपटॉप तो कर रहा हूँ, हो नहीं रहा सर। हाँ, किसे ज्वाइन करूं? हो जाइए ज्वाइन जिसको होना है। मैंने ऑटो ज्वाइन लगाया हुआ है, जो भी रिक्वेस्ट करेगा अपने आप ज्वाइन हो जाएगा, कभी कभी अटक जाता है ये। पेज नंबर बताइए कहाँ तक हो गया था? तो क्वेश्चन आंसर 82 पे। 82 तक हो गया। कोई क्वेश्चन का कोई क्वेरी है क्या? वही क्वेश्चन एंड आंसर 81 पेज में थे सर। क्वेश्चन नंबर 81 पेज में क्वेश्चन नंबर डाउट नहीं है, बस उस पेज तक क्लियर है सर। 81 पे क्वेश्चन नंबर। नहीं, कुछ डाउट नहीं है सर। अच्छा We are doing the yesterday class ended up the exam. तो चलिए क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने किए हो और डाउट हो तो बता दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसमें थोड़ा डाउट। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर ये वाला, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ आर्बिट्रेज ट्रेडिंग? which of the following strategy is most suitable on average investor? पेज नंबर बताइए। The 82 पेज नंबर 9। एक मिनट जरा होल्ड रखिएगा। हेलो, क्वेश्चन नंबर 82 पेज पे था ना, क्या था? The 9 क्वेश्चन नंबर 9 82 पेज क्वेश्चन नंबर देखिए। रिस्क वर्सेस Which of the following strategy is most suitable for a risk averse investor? एवर्स इन्वेस्टर वो होता है जो रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहता। एवर्स जो रिस्क अवॉइड करके चलता है लेकिन रिटर्न भी चाहता है। तो फिर हम उसे कहते हैं भैया आप ऐसा करो, सेफ करो बिल्कुल काम। सेफ मतलब ब्लू चिप कंपनियों में पैसा लगा दो, तो आपको लॉस होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर याद कर लीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, जिससे कि उसकी Sir, what avoid is risk. the criteria in a blue chip company? ब्लू चिप कंपनी होती है, ब्लू चिप कंपनी होती है लार्ज कैप की कंपनियां, मतलब जो सबसे बेस्ट कंपनियां है ना पूरे स्टॉक मार्केट की, सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियां, उन 50 कंपनियों को बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक। जो जिन कंपनियों की मार्केट कैप सबसे ज्यादा है स्टार्टिंग की 50, वो निफ्टी 50 का पार्ट, और जिन स्टार्टिंग की 100 कंपनियों की सबसे ज्यादा मार्केट कैप है वो सेंसेक्स का पार्ट है। ये जो शुरू की 100 कंपनियां 50 कंपनियां यही ब्लू चिप कंपनियां हैं। सर जी आज का जो क्वेश्चन है उसमें 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर जो लिखा हुआ है सर, आंसर की में 50 लिखा हुआ है लेकिन 200 आना चाहिए सर। थोड़ा सा पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई क्या थोड़ा सा। हाँ जी, जिसका सर 1:2 का मतलब ये है सर, जिसके पास एक है उसको 2 और मिलेगा। नहीं, आपने उल्टा समझ लिया। 1:2 मतलब है जिसके पास 2 है उसे एक और मिल जाएगा। देखो 1:2 का मतलब होता है 1/2 मिलेगा। 1:2 मतलब 1/2 मिलेगा एक के बदले, और 1/2 कौन होता है? आधा। तो 100 के बदले कितने मिलेंगे? 50।
तो जो हमने दिया हुआ आंसर वो ठीक है, आपने जो दिया था वो गलत है, वो ठीक कर लीजिए। 1:2। 1:2 का मतलब ही 1/2 होता है ना। सर एक रैंडमाइज्ड एनालिसिस करके था, वो कौन सा था वो एक्चुअली? रैंडम एनालिसिस कुछ नहीं होता है, पेपर में आ जाता है कुछ भी वर्ड, उसके मीनिंग के हिसाब से आपको देना। रैंडम मतलब कि सर मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, जो भी सामने कंपनी पढ़ लेता हूँ, रैंडम एनालिसिस। कोई वर्ड नहीं होता, कोई कंसेप्ट नहीं होता रैंडम एनालिसिस। अब वो क्वेश्चन जो होगा वो मुझे बताएंगे तो मैं उसके हिसाब से आंसर दे पाऊंगा। तो वो कोई ये था, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस था, उसमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, रैंडमाइज्ड एनालिसिस ऐसे कुछ था। और वो कुछ कौन सा कोई इसके वो रिसर्च एनालिस्ट को लेकर क्वेश्चन था कि उसको कौन सा नहीं करना चाहिए। तो रैंडम तो कुछ होता ही नहीं है। बट वहां पर मेंशन किया गया है कि टेक्निकल, क्योंकि वही मेरा गलत आंसर गया था, तो मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया था, बट वहां पर वो टेक्निकल एनालिसिस करके था। तो सर जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनका स्क्रीनशॉट लेना है और फिर हमसे चेक करवा लेना है। अगर आप सही हैं तो सही रहेंगे। आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले आइए, फिर मैं 4 ऑप्शन देख के मैं बता दूंगा आप गलत हैं या फिर वो क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ये सर आपका एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का था क्वेश्चन, जिसमें आपका था टेक्निकल एनालिसिस जो है उसको मतलब वो नहीं किया जाता है, वो क्वेश्चन था। सर देखिए, जब तक आप मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं बताएंगे सही और उसके ऑप्शन नहीं, मेरे को क्वेश्चन तो याद नहीं है सर, मतलब मेरे को तो याद है सुबह मैंने किया था इसका, मेरा आंसर करेक्ट हुआ था सर। तो ये है आपका एफिशिएंट ईएमएच का था सर, ये इसमें टेक्निकल एनालिसिस को आपको वो नहीं है, इनइफेक्टिव किया जाता है। सर आप सबसे पहले वही वाला पेपर दोबारा खोलिए और जल्दी जल्दी ढूंढ लीजिए उस क्वेश्चन को, और जैसे ही वो क्वेश्चन मिल जाए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। लेकिन बिना क्वेश्चन देखे आंसर नहीं दे सकता। और कभी कभी ऐसा हुआ है, हमने कहते नहीं 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 आप ठीक हो लेकिन आप गलत थे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है ना हमारे सामने। सर वो अकॉर्डिंग टू एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस व्हिच टाइप ऑफ एनालिसिस इज लीस्ट इफेक्टिव? फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस। ओके, सेंटिमेंटल एनालिसिस आंसर मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर टेक्निकल एनालिसिस। हां वही आंसर सही है, मैं वही बोल रहा सर, टेक्निकल एनालिसिस का आंसर था सर। ये सेंटिमेंटल इनइफेक्टिव था, ये लिखा हुआ था इनइफेक्टिव था टेक्निकल। लेकिन आपने तो रैंडम लगा दिया ना। रैंडम मैंने नहीं लगाया सर, मैंने सेंटिमेंट एनालिसिस करके है, सेंटिमेंट मैंने एक लाइन शायद आपको शायद पढ़ा दिया, नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन एक लाइन है, ये टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाते समय पढ़ाऊंगा और शायद पढ़ा दिया है मैंने। वहां पर हमने पढ़ा दिया है सर, ये बुक में है एकदम लास्ट में हमने पढ़ा दिया सर, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पढ़ाई थी। यस कि अगर सबके सब लोग इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ मार्केट हो जाए तो टेक्निकल एनालिसिस ही खत्म हो जाएगा। कोई चार्ट को फोकस ही नहीं करेगा, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेगा ही नहीं, सबके सब जो है बिल्कुल सब दिमागदार हो गए हैं और सब सिर्फ फंडामेंटल फॉलो करेंगे, तो फिर टेक्निकल एनालिसिस का तो काम ही नहीं बचेगा, है ना। ये चीज में हम पढ़ा चुके हैं और ये बुक का पार्ट है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बहुत काम की चीज हो रही है, क्योंकि कोई भी अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहा है, सब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही काम कर रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं। और जब सब देख रहे हैं तो भैया है तो मार्केट ही ना। अब मान लीजिए कंपनी में 0 सेल है, लेकिन उसे 1 करोड़ बंदे खरीदने बैठे तो रेट भागेगा ही उसका, चाहे कंपनी 0 है। एक कंपनी बिकने की कगार पे है, लेकिन उसे 1 लाख करोड़ लोग खरीदना चाहते हैं तो रेट भागेगा ही ना। कंपनी भले बिकने की कगार पे है, लेकिन अगर उसे इतने सारे लोग खरीदेंगे तो वो भागेगा। अब मान लो वो अपने चार्ट के हिसाब से बुलिश ट्रेंड में आ गया और जो लोग उसे फॉलो करते होंगे तो खरीदेंगे ही ना, तो वो भाग जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस क्योंकि बहुत ज्यादा लोग फॉलो करने लगे हैं इसलिए टेक्निकल एनालिसिस काम का हो गया। लेकिन जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं ना, वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। वो पहले चार्ट ऐसा बनाएंगे, उसे बुलिश बनाएंगे, और जैसे ही बुलिश चार्ट बनेगा वो ब्रेकआउट देंगे। ब्रेकआउट देने पे आप लोगों की वॉल्यूम आएगी और वहीं से उसे ऐसा गिराएंगे, अगले पिछले सारे पैसे आपसे निकाल लेंगे। तो ऑपरेटर आपके चार्ट्स का गलत फायदा भी उठाता है। ऑपरेटर कहता है आ जाओ भाई, जिनको चार्ट देखना था आ जाओ, वो ऐसा चार्ट बनाएगा 1 हफ्ते का कि सब खरीद लेंगे उसे, पूरे 1 हफ्ता खरीदवाएगा वो आपसे, तो 6 महीने रेट नहीं आएंगे। ऑपरेटर ऐसा करता है।
इसीलिए मैं कहता हूं टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा फंडामेंटल पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए और कोई क्वेरी? सर ये जो हम जिस फंडामेंटल एनालिसिस की जो बात कर रहे हैं सर, उसमें अभी तक जो हमने सीखा है सर, तो उसमें हम कंपनी के सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं और लास्ट में एक रेशियो निकालते हैं, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अपन ने टैक्स डिडक्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर एक ऐसा पैरामीटर हो गया हमारे पास जिसके बेसिस पे हम ये डिसीजन लेते हैं कि अभी पता नहीं आगे और भी कुछ होगा, मतलब जिसके बेसिस पे हम ये डिसीजन लेते हैं कि अभी स्टॉक खरीदने लायक डिस्काउंट में है कि नहीं है। अर्निंग पर शेयर निकालने के बाद हम उसके प्राइस से उसे कंपेयर करते हैं, वहां से निकलता है पी हाँ। रेशियो, और राइट चेक करने के बाद हम पता लगाते हैं ये महंगा है कि सस्ता। एक हमारा राइट पी रेशियो होता है, दूसरी कंपनी के पी रेशियो से कंपेयर करते हैं और फिर चेक करते हैं भैया ये कंपनी 5 के पी पे अवेलेबल है, 7 के पी पे तो 5 वाली खरीदेंगे ना, लेकिन अगर उसकी देखो अगर जिसकी ग्रोथ ज्यादा उसे पी ज्यादा दे देंगे, जिसकी में ग्रोथ कम है उसे पी कम मिलेगा, जिसके में। तो सर मैं इसमें एक कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे हम किसी सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में अगर 10 कंपनियां हैं और 10 कंपनियों में सबकी पी रेशियो तो अच्छी नहीं होगी, कुछ की बहुत अच्छी होगी, कुछ की एवरेज होगी, कुछ की लोअर साइड होगी। तो जब हम किसी सेक्टर की पी की बात करते हैं तो उस सेक्टर को खींचने वाले टॉप के स्टॉक्स होंगे, जो ऊपर के स्टॉक्स होंगे भाई, तो उसकी पी रेशियो को मतलब एवरेज मीडियन पी रेशियो जो हम बोल रहे हैं वो बेसिकली लोअर साइड और हायर रेंज, उनके बीच का कोई ना कोई एक मीडियन निकलता होगा जिसके बेसिस पे हम सेक्टर का पी से हम पर्टिकुलर स्टॉक के पी को कंपेयर करते हैं। तो ये पर्टिकुलर जैसे बिरला सॉफ्ट का भी किया था सर, उसमें सेक्टर का पी जो है वो 37 था और इसका पी जो है वो 32 था सर। कम है मतलब, तो वो सेक्टर पी से सस्ता है। बिरला सॉफ्ट सस्ता चल रहा है और लाइफ टाइम लो पे इस टाइम ना, तो मैंने भी ले रखा है, लेने की चीज अभी तो लिया है, मैंने भी ऐसे एनालिसिस किया होगा। और इसके सर जितने भी लेकिन इसमें एक चीज है सर, एफआईआई अपने स्टॉक बेच रहा है, डीआई स्टॉक को ले रहा है और पब्लिक भी स्टॉक को होल्ड कर रहा है। डीआई और पब्लिक दोनों स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन एफआई सेल कर रहा है। कोई बात नहीं, एफआईआई सेल कर रहा है, करने दीजिए, आईटी सेक्टर है ना, एफआईआई ने आईटी में होल्ड चीजें बेची हैं, आईटी सेक्टर में सब एग्जिट हुए हैं, सब में से इन्फोसिस भी बेचा है, टाटा टीसीएस भी बेचा है, बिरला सॉफ्ट भी बेचा है, परसिस्टेंट सिस्टम भी, सारे आईटी सेक्टर बेचा है, डिक्सन भी बेचा है। एफआईआई ने तो हटाया ही आईटी सेक्टर को अपने में से, इस वजह से बेचा है। जब उन्हें अच्छा लगने लगा आईटी सेक्टर थोड़े दिनों बाद तो फिर खरीदेंगे भी, लेकिन अभी आईटी। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देख रहे हैं, सी फॉर एग्जांपल दिस बिरला सॉफ्ट, तो हमको जब एफआईआई का डेटा देख रहे हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि सेक्टर वाइज एफआई का क्या विजन है, ना कि ओनली एक स्टॉक। अगर एक स्टॉक में एफआई का विजन नेगेटिव है तो दैट स्टॉक विल बी नेगेटिव। बिल्कुल, एफआईआईज क्या होता है, अगर पूरा सेक्टर नेगेटिव है तो दैट इज अ ब्रॉड गो। अगर सिर्फ एक स्टॉक को बेच रहे हैं, अगर पूरा Right. सेक्टर को ही बेच रहे तो क्या फर्क तो फिर जनरलाइज है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने तो पूरा सेक्टर ही बेचा है ना। अभी क्या बात, ये सारी बातें आपको तब पता चलेंगी जब आप इस मार्केट में जियोगे, जब इस मार्केट की सारी चीजें आप कर रहे होंगे सब। जैसे आपने मेरे से बिरला सॉफ्ट का क्वेश्चन पूछा, अब मुझे तो क्योंकि पूरे आईटी सेक्टर की नॉलेज थी तो मैंने आंसर दे दिया, वरना मैं फंस जाता आपके क्वेश्चन में, अरे हाँ बिरला सॉफ्ट को एफआईआई बेच रहे हैं तो ये बेकार है, फिर मैं ऐसे आंसर दे देता। लेकिन क्योंकि मुझे टीसीएस और इन्फोसिस का भी पता है कि उन्होंने बेचा है, डिक्सन भी बेचा है, मैं नाम भी बता रहा हूँ, और ये भी पता है एफआईआई नहीं बेचा है, और ये भी बता रहा हूँ डिक्सन ने खरीदा है उसमें, क्योंकि मैंने ये सब एनालिसिस किया हुआ है, मुझे सब चीज याद है। तो जब आप जितना ज्यादा इसको टाइम देंगे मार्केट को, आपका एनालिसिस उतना अच्छा हो जाएगा, फिर ये सारी नॉलेज आपके पास अपने आप आएगी कि मुझे पूरे सेक्टर के हिसाब से देखना है। जब पूरे सेक्टर का पता होगा तभी तो देखोगे, अपने आप से कहाँ से आपके मन में चीजें आ जाएंगी, क्योंकि मैं पूरे सेक्टर को एनालिसिस करता रहता हूँ, कभी किसी को कर लेता हूँ, कभी किसी को। 400 कंपनी एनालिसिस करता हूँ मैं 3 महीने में, हर 3 महीने में मैं 300 से 400 कंपनी घुमा लेता हूँ, तो ठीक है, तो मुझे लगभग सभी याद रह जाती हैं, और 400 कंपनी मेरी कॉमन है कई साल से, 400 बहुत होती है, तो कितनी करेंगे? तो बहुत होती है सर। सेक्टर एनालाइज करना चाहिए या फिर उसके बाद कंपनी का वजह पहले कर लेना चाहिए?
रेगुलर पहले तो कंपनी करना है सर। आपको कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। और अभी तो आपको लगेगा एनालिसिस करना, कैलकुलेट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, फिर आपकी ना टिप्स हो जाएंगे ये। फिर आपको पीवी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको न्यूज़ का इम्पैक्ट अपने आप देखते ही पता लग जाएगा। वही मैं करता हूँ। मैं कौन सा पी कैलकुलेट करने बैठ जाता हूँ? नहीं करता। पी कैलकुलेट करके देता है मुझे स्क्रीन में, मैं तो कंपेयर कर लेता हूँ बस। ठीक है ना। और फिर जैसे भी कोई न्यूज आती है ग्रोथ का, मुझे पता चलता है, वो देखने से ही, मतलब आप लोगों को जो काम करने में 2 घंटे लगेंगे शायद वो रिजल्ट ना निकल पाए, देखने से ही पता चल जाता है, ये तो ठीक लग रहा है। अब जैसे कल मैंने बिरला सॉफ्ट के वो कौन सी कंपनी के थे, वो वीडीएल के थे ना, भारत वीडीएल के, मैं देखते ही कहने लगा था कि मुझे ठीक लग रहे हैं। मैंने पूरा ध्यान से पढ़ा भी नहीं था, अगर नहीं ठीक लग रहे हैं, ये डिसीजन पे आ गया था मैं। और जहाँ ध्यान से पढ़ूंगा तो और पता चलेगा, लेकिन ऊपर ऊपर से मुझे वो ठीक लग रहे थे। तो ये सब एक्सपीरियंस से आ जाएगा आपको ना। जब आप रोज 10-20 पढ़ोगे तो आप ना शुरुआत से ही पता लग जाएगा आपको ये अच्छे लग रहे हैं कि बुरे। बहुत सारी चीजें आज चैनल पे भी वो बैट का कुछ बोल रहे थे। मैंने तो चेक करने के लिए कहा था, सेल डबल होने के बाद भी प्रॉफिट डबल क्यों नहीं हुआ? किसी ने पता किया क्या? इसका सेल डबल होने के बाद प्रॉफिट डबल क्यों नहीं हुआ? चेक करके बताओ ना, यही तो क्वेश्चन था मेरा। बैट का जो आपने कल कंपनी बताई थी बीडीएल, भारत डायनामिक लिमिटेड, उसका सेल तो डबल हुआ, प्रॉफिट क्यों नहीं डबल हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले 100 रुपए की चीज बेच रहे तो भी बीसी कमाए, अब 200 की तो भी बीसी कमाए? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो हुआ होगा ना। कुछ खर्चा बड़ा किया होगा ना सर। पता करो ना कौन सा खर्चा बड़ा करा, अगले साल भी होगा कि नहीं होगा, तभी तो एनालिसिस कर पाओगे। अच्छा एक चीज और सर, एक चीज और, पूरी एक क्लास चीज रोज और। ऐसी जाती है। सर 2 मिनट और Sir, सर, 2 sir, you wait now, sir. You asked a question in the last. Let us finish with something. हाँ, मैं भी चाहता हूँ आज पढ़ाना। ठीक है? Ah, yeah. सर सर एक बात और, सर एक बात बोलना चाहूंगा सर। जी। सर आज का जो क्वेश्चन आंसर आपने दिया था, आंसर आपने भेजा है, वो जो गलत हुआ उसका क्वेरी कब सॉल्व करेंगे सर? हाँ, मैं इतनी देर से उसी की तो क्वेरी ले रहा हूँ। तो सर सॉरी, मैं एक्चुअली लैपटॉप में ज्वाइन करने में टाइम लग गया। कितनी क्वेरी है आपकी? सच सर मेरे 1 2 3 4 5 रॉन्ग हुए। 5 के 5 रॉन्ग जो है कल एक साथ ले लेना, सुबह को ठीक टाइम पर आ जाना 9 बजे, और सब 5 के 5 पहले नहीं आपकी। हाँ तो जाता हूँ सर। नहीं वो ठीक है सर, कोई नहीं, मैंने कोई वो नहीं, नेट कनेक्शन कल वजह की से। बजेगी, कल को ले लेंगे। ठीक है? हाँ हाँ, कल ठीक है पाँचों सर। ले लेंगे, और भी स्टूडेंट सब कर लीजिए वो वाला पेपर, और जो क्वेरी आएगी वो कल ले लेंगे। चलिए थोड़ा सा Done, बढ़ा sir. लेते हैं। ठीक है सर। ये आ गया सर, आज मुझे पढ़ाना था, ये रह गया था थोड़ा सा। की डिफरेंसेस क्या है सर इसके बीच में? स्क्रीन नहीं दिख रहा सर आपका। स्क्रीन शेयर नहीं। Key difference. हो गई स्क्रीन शेयर? जी सर। की डिफरेंसेस, एक तो रिस्क म्यूट कीजिए। इन्वेस्टिंग हैज, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क लोअर है कंपेयर टू ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन। ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन में थोड़ा रिस्क ज्यादा है। टाइम कमिटमेंट, ट्रेडर्स एंड स्पेकुलेटर्स एक्टिवली मॉनिटर द मार्केट व्हाइल इन्वेस्टर टेक अ पैसिव अप्रोच। देखिए, जो आपका स्पेकुलेशन होता है और जो ट्रेडिंग होती है उसमें आपको पूरे दिन मार्केट देखनी पड़ती है, रोजाना मार्केट देखनी पड़ती है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक बार शेयर लेते हो और भूल जाते हो वो गिर रहा बढ़ रहा आप नहीं देखते हो, 6 महीने में 1 साल में एक बार देखते हो, और उसके बाद उसे बेचने की तो सोचते हो 5-7 साल तक। रिटर्न कंसिस्टेंसी, देखो इन्वेस्टिंग ऑफर अ स्टेडी एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न। क्या ना, इन्वेस्टमेंट में ज्यादातर आपको रिटर्न्स आ जाते हैं और लगभग 12-15% के एक स्टडी रिटर्न आते हैं। वाइल ट्रेडिंग में क्या हो सकता है, मैं यील्ड अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स, और वो लॉस भी दे सकता है और प्रॉफिट भी ऐसा दे सकता है कि जो आपको जो है यकीन भी नहीं होगा। इतना प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी दे सकता है, पूरे पैसे निपटा भी सकता है। अब एक नई चीज आ गई है, वो जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट जरा ध्यान समझिएगा। अब आ गया इनसाइडर इंफॉर्मेशन वर्सेस मोज़ेक एनालिसिस। ये होता क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, एक एनालिस्ट को में कम अक्रॉस सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब वो इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है? 2 तरीके की, उसकी दैट आर नॉट नोन टू द पब्लिक, लेकिन पब्लिक को नहीं पता उस बारे में। आपको कुछ ऐसी बात पता चल जाती है एनालिसिस करते समय, पता चल गई। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल सच इंफॉर्मेशन विल फॉल अंडर द इनसाइडर इंफॉर्मेशन। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई तो इंफॉर्मेशन इनसाइडर इंफॉर्मेशन हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। इनसाइडर इंफॉर्मेशन इज अ मटेरियल, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट,
मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट नॉन पब्लिक, और वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को भी नहीं बताई गई। इनसाइडर इंफॉर्मेशन होने के लिए उसका क्या होना पड़ेगा? पहली बात तो मटेरियल होनी चाहिए। अब अगर आपके एम्प्लॉय ने 10 रुपए चोरी करे और आपको पता चल गया, वो मटेरियल थोड़ी यार 10 रुपए तो चोरी करे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर 10 करोड़ चोरी कर लिए होंगे तो वो मटेरियल हो जाएगी। तो एक तो वो मटेरियल होनी चाहिए, नॉन पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक को नहीं पता होनी चाहिए। दैट व्हेन पब्लिश्ड वुड इमीडिएटली अफेक्ट एन इन्वेस्टर डिसीजन। दूसरा, अगर वो पब्लिक को पता चल गई तो उसकी वजह से इन्वेस्टर का डिसीजन बदल जाना चाहिए किसी चीज को बाय या सेल करने के लिए। मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन इतनी मटेरियल होनी चाहिए कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर के डिसीजन पे फर्क पड़े। अगर इन्वेस्टर के डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर वो मटेरियल नहीं कहलाएगी। तो एक चीज को इनसाइडर इंफॉर्मेशन साबित करने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, वो मटेरियल होनी चाहिए। दूसरा, वो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पब्लिक को नहीं पता। और तीसरा, वो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि इन्वेस्टर के डिसीजन पे फर्क पड़े। Whether an information can be considered insider depends on the source of information। और उसका सोर्स भी ऐसा होना चाहिए जो नॉर्मल ना हो, मतलब जो नॉर्मली लोगों के वहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, आपने किसी गलत सोर्स से वो इंफॉर्मेशन निकाल ली हो। और वो रिलायबल कितना, हाउ रिलायबल इट इज, इट्स इम्पैक्ट एंड इट्स सर्टेनिटी, तब जाके वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन बनेगी। जैसे सर, रिलायंस कंपनी ना अपनी कंपनी को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली है। ये बात अगर आपको पहले ही पता लग जाए तो आप उस हिसाब से डिसीजन लोगे। और जिनको नहीं पता बेचारे वो क्या करेंगे? अब जैसे रिलायंस कंपनी 200 रुपए का डिविडेंड देने वाली है, ये बात अगर आपको पता चल जाए और औरों को नहीं पता तो आप उसका शेयर खरीद के बैठ जाओगे 200 रुपए का डिविडेंड लेने के लिए। और जैसे रिलायंस कंपनी कहेगी हम तो इस बार 200 रुपए का डिविडेंड देने पड़े हैं, जो कि 20% बैठता है, 1000 रुपए का शेयर है, 20% डिविडेंड अगर रिलायंस जैसी कंपनी देगी उसका शेयर कम से कम 200 रुपए भाग जाएगा। तो अगर ये बात आपको पहले ही पता लग जाए उनके अनाउंस करने से पहले, और कहां से पता चले? डायरेक्टर बता दे, है ना, आपको जो है अंबानी परिवार आके खुद बताया अरे हम 200 रुपए डिविडेंड देने वाले, खरीद लो शेयर, तो ये हो जाएगी इनसाइडर इंफॉर्मेशन। लेकिन अब आपको एक चीज और बताता हूं, कितना भी कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, आईटीसी, ये 3 कंपनियां आने वाले 1-1.5-2 साल तक डिविडेंड ज्यादा ही देंगी। मतलब साल का 3 से 4% दे देगी आईटीसी, और वेदांता दे देगी 12-15%, और हिंदुस्तान जिंक भी दे देगी 12-15%। इसका रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान जिंक और वेदांता सब्सिडरी है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के, जो कि है बाहर की कंपनी, और उस बाहर की कंपनी पे है कर्जा बहुत ज्यादा। अब उसे 2 तरीके हैं कर्जा चुकाने के, या तो अपना स्टेक बेच दे वेदांता में या हिंदुस्तान जिंक में, या फिर उससे कहे भैया मुझे डिविडेंड दो। पिछले 5 साल से कंपनी 15% डिविडेंड, 20% डिविडेंड साल का दे रही है, क्योंकि डिविडेंड देंगी तो ये उसकी सब्सिडरी है। सब्सिडरी होने का मतलब क्या होता है? इन कंपनियों का मोर देन 50% स्टेक उस बाहर वाली कंपनी ने खरीद रखा है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने। तो जब ये डिविडेंड देंगे तो जितने परसेंट शेयर उस कंपनी ने खरीद रखा है उतना परसेंट डिविडेंड उनके पास चला जाएगा, और वो कंपनी उस पैसे से अपना कर्जा उतार लेगी। तो उसकी होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को ऑर्डर दिया हुआ है भाई तुम जितना ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो दे दो, और पिछले 5 साल से वो दे भी रही है। ऐसे ही आईटीसी इंडियन टबैको कंपनी और एक और कंपनी है, तो ये वेदांता वाला एक बार दोबारा समझाएंगे प्लीज। वेदांता वाला दोबारा देखिए, VEDL in the zinc, in the copper, और भी बहुत सारी, ये सब का 50% और मोर शेयर्स होल्ड बाय वेदांता INC लिमिटेड, जो कि इंग्लैंड में है। अच्छा, ये वेदांता इंडिया वाली अलग है और इंग्लैंड वाली अलग है सर? ये VEDL वेदांता लिमिटेड इंडिया वाली है, और ये वेदांता इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड इंग्लैंड वाली है। अब इस इंग्लैंड वाली फर्म ने वेदांता बनाई, सारा पैसा इसने लगाया वेदांता में, फिर उसके 40% शेयर मार्केट में बेच दिए, कुछ गवर्नमेंट को बेच दिए, कुछ मार्केट में, 60% तो अभी भी इसके पास है। फिर इस वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर बनाई, और हिंदुस्तान जिंक के शेयर वेदांता के पास है, और हिंदुस्तान कॉपर के शेयर भी वेदांता के पास है। अब क्या होता है, पहले हिंदुस्तान जिंक अपना
अपना डिविडेंड डिक्लेयर करता है, हमेशा की बात है ये, चाहे चेक कर लेना। हिंदुस्तान जिंक अपना डिविडेंड करता है 10%। अब क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के शेयर कितने रखे हैं वेदांता ने, तो हिंदुस्तान जिंक जब अपना डिविडेंड देता है तो उसमें जितने शेयर पब्लिक के पास होता है पब्लिक को मिल जाता है, और जितने शेयर वेदांता के पास होता है डिविडेंड वेदांता को मिल जाता है। अब हिंदुस्तान जिंक से वेदांता के पास आ गया पैसा, तो जो हिंदुस्तान जिंक से पैसा है वो, और दूसरे खुद के अपना प्रॉफिट है उस वाले पैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर करता है, उसके किसके पास है, वेदांता इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास। तो जब वेदांता अपना डिविडेंड डिक्लेयर करता है हिंदुस्तान जिंक वाला भी और अपना भी मिला के, वो वाला पैसा जितने परसेंट पब्लिक के पास होता है पब्लिक के पास पहुंचता है, जितने शेयर इस बाहर वाली कंपनी के पास इनके पास पैसा पहुंचता है, और उस पैसे से ये अपना लोन चुका देते हैं। और इनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, तो इन्होंने कह रखा है भैया हर साल तुम्हें मुझे इतना डिविडेंड देना ही देना है, वरना मैं किस दिन दे पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे VEDL को। Yes, sir. यस सर। ठीक सर बेसिकली मतलब जो इंग्लैंड वाली VDL है वो मैनिपुलेट कर रही है हाँ, तो अपने लोन्स को मैनेज करने के लिए, वो इंडियन इन्वेस्टर से पैसे जो है वो पंप कर रही है इंग्लैंड में, दैट इज द फंडा। और ये कोई इलीगल नहीं है, अरे उससे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसकी कंपनी जो मर्जी करे। उसकी कंपनी तो सबसे पहले ये इंडियन कंपनी, उसके बाद बाहर वाली कंपनी बनी। नहीं, पहले हिंदुस्तान जिंक और कॉपर तो सरकारी कंपनी है सर। मैं तो फिर सर ये इन्होंने फिर एक क्वेश्चन, हिंदुस्तान कॉपर को वेदांता ने खरीद लिया था सरकार से, उसमें सरकार की हिस्सेदारी भी 30% और 40-50% हिस्सेदारी इसकी है वेदांता की। और क्या क्वेश्चन था सर? और कुछ कैरी ले रहे थे ना सर, बताइए। नहीं, तो वो पैसा मतलब जैसे उसने बाहर भेजना है तो उसको डिविडेंड के शेप में दे रही है। हाँ, वो तो डिविडेंड दे रही है। इंडियन को भी चला गया, और वो अगर वो FII को भी चला गया। हाँ। इसी डिविडेंड के हिसाब से उसको पैसा गया ना। बिल्कुल, सारे स्टॉक बेरर को जितने परसेंट स्टॉक उनके पास होता है उनका डिविडेंड उन्हें मिलेगा। गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल डिविडेंड नहीं मांगती अपनी गवर्नमेंट कंपनी से। जितनी तो सर government उसको कंपनियां हैं, हाँ जी। जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है वो कहती है IPP, CLB, SPL, ये सब कंपनी कहती है डिविडेंड दो, तुम्हारे पास पैसा फालतू पड़ा हमें दो, तो डिविडेंड बांट देती है। तो जितना शेयर गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट को मिल जाता है, जितना पब्लिक के पास है पब्लिक को मिल जाता है। जब गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत पड़ती है वो भी तो यही करती है, अपनी कंपनियों से बोलती है भैया हमें डिविडेंड दो, पैसे की जरूरत है। इसीलिए तो IOC वगैरह का डिविडेंड ज्यादा है। तो ये उनको जो पेमेंट है, मतलब जैसे कोई FII को, वो फिर उस मसाला बॉन्ड में चलते या पेमेंट जाती है, या उनको कैसे जाती है? सर डिविडेंड तो कैश ट्रांसफर होता है आपके अकाउंट में। तो वो ये यहाँ से डायरेक्ट उनको ट्रांसफर कर सकती है? अरे सर वो शेयर होल्डर है तो उन्हें मिलेगा ही ना डिविडेंड। मेरे कहने का मतलब करेंसी। हाँ, नहीं सर नॉर्मल करेंसी में देगी कंपनी तो रुपीस में देगी, वो उसे डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है सर बोलिए। हाँ बोलिए। कि जब ये डिविडेंड की बात आती है सर, कोई भी कंपनी, नॉट ओनली वेदांता, XYZ, कोई भी कंपनी, तो ये डिविडेंड जो है ये कंपनी अपनी EPS से ही निकाल के देती है सर, बिल्कुल, जेब से तो नहीं देती। तो अगर वो अपनी EPS से निकाल के दे रही है, मतलब ये है कि कंपनी, मतलब ओवरऑल जो कंपनी का स्ट्रक्चर है उसमें जो प्रमोटर्स का इन्वेस्टमेंट है वो तो फिक्स है, वो तो कोई फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। जो भी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है दैट इज इन द सेकेंडरी मार्केट बिटवीन यू एंड मी। प्रमोटर का भी कम ज्यादा हो सकता है, प्रमोटर का भी कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। कंपनी का कोई चेंज नहीं होगा सर, कंपनी का तो फिक्स है, कंपनी का तो फिक्स है। अभी सर ये अगर डिविडेंड जा रहा है किसी भी कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो मेरे हिस्से का पैसा जो है डिविडेंड में बांट रही है, राइट? आपके हिस्से का क्यों बांट रही है सर? आपका हिस्सा आपको भी मिल रहा है। ये तो कंपनी कहाँ से पैसा दे रही है जाता है ना सर? मतलब वो जो ग्रोथ के हिस्से का पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सर। कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर थे, 1 लाख शेयर्स थे, कंपनी का मन किया मेरे पास 10 लाख रुपए फालतू पड़े, 10-10 रुपए डिविडेंड दे देती हूँ, तो सारे शेयर होल्डर को 10-10 रुपए देगी। तो जितना प्रमोटर के पास शेयर है प्रमोटर को भी मिलेगा, जितना FII के पास FII को मिलेगा, जितना पब्लिक के पास शेयरों से 10-10 रुपए मिलेगी। तो फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन सर, अगर मैं शेयर होल्डर हूँ उस कंपनी का तो आपको 10 रुपए पर शेयर तो मिलेगा।
नहीं नहीं, अगर मैं शेयर होल्डर हूं और अगर कंपनी का प्राइस 10 रुपए बढ़ा है, चाहे 10 रुपए डिविडेंड दे रहा है चाहे 10 रुपए बढ़ा है, मेरे लिए तो दोनों का मतलब एक ही है सर। आपके लिए दोनों बराबर है। तो फिर डिविडेंड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्यों है सर? डिविडेंड कैश में मिलता है, शेयर का शेयर बेच के रियलाइज होगा। कंपनी के पास एक्स्ट्रा बांट दिया और आपने देखा तो क्या ये डिविडेंड मनी में टैक्स नहीं लगता है सर? लगता है, अदर रिसोर्सेज की इनकम मान के टैक्स लगता है। तो फिर मतलब तो वही है ना सर, चाहे मैं शेयर बेच के पैसा लूं या डिविडेंड बेच के पैसा लूं, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मेरा 10 रुपए का शेयर अगर 12 रुपए हुआ है और कंपनी 2 रुपए डिविडेंड देना चाह रही है, तो वो 2 रुपए को मैं अगर मैं आज अप्रिशिएट कर रहा हूं, मतलब कंपनी में धकेल के मेरे अकाउंट में 2 रुपए डाल दिया और कंपनी ने धकेल के 2 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिया, तो कंपनी ने मेरे को टैक्स पे करने के लिए लायबल बना दिया है। हाँ, तो 2 रुपए टैक्स पे करके बचे हुए पैसे उसमें फिर लगा दो कंपनी में, तो आपकी मर्जी है। मेरे को अननेसेसरी टैक्स देना पड़ेगा ना सर, मतलब एक तो शॉर्ट टर्म टैक्स होता है, एक तो लॉन्ग टर्म टैक्स होता है। कंपनी आपके हिसाब से नहीं चलती है। दूसरा, कंपनी का प्रोमोटर को पैसे की जरूरत होगी तो डिविडेंड लेगा। तीसरा, डिविडेंड डिक्लेयर करना है या नहीं करना, ये कंपनी आप लोगों से ही तो पूछते हैं, शेयर होल्डर से। फिर शेयर होल्डर अपनी मीटिंग में बोलते हैं हाँ कर दो। कंपनी कहती है मैं 2 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती हूँ, आप सब सहमत हैं? वहां पर बैठे हुए जितने शेयर होल्डर थे वोटिंग करते हैं। अगर 50% से ज्यादा लोग कहते हैं हाँ हम सहमत है, तो ही शेयर का मिलता है, वरना नहीं देगी। अब आप अच्छा, डिविडेंड देने से सर कंपनी को कोई टैक्स बेनिफिट या कुछ दूसरा बेनिफिट होता है क्या? कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन कंपनी डिविडेंड इसलिए देती है, अरे भैया मेरे लोगों ने मेरे अंदर पैसा लगाया, उन्हें कुछ तो दे दूं। बस दैट इज द ओनली पर्पस। हाँ, और कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा रखी करेगी क्या? उस एक्स्ट्रा पैसा ब्याज ही है, ब्याज ही दे रही है उसमें। ब्याज भी नहीं है, बस वो तो एक्स्ट्रा पैसा तो उसने बांट दिया है, तो आप ही का ना। अगर सर यही तो एक्चुअली में फर्क यही पड़ता है कि 10 रुपए का शेयर अगर 12 रुपए हुआ तो 2 रुपए का डिविडेंड बांट दिया, वो शेयर ग्रो करने 12 से 14 होने के बजाय 12 से 10 हो जाता है। वो नहीं होता डिविडेंड देने, जब भी डिविडेंड, मैं आपको बताता हूँ, आपका शेयर 10 रुपए के पी पे चल रहा है, मान लीजिए ईपीएस 10 है और 10 के पी पे चल रहा है, 100 रुपए का शेयर चल रहा है। जैसी कंपनी कहती है 5 रुपए डिविडेंड दूंगी ना, वो 100 से बढ़ के 105 हो जाता है। फिर जिस दिन वो डिविडेंड देती है वापस 100 पे आता है, तो पीई तो 10 ही है ना। अब अगर मान लीजिए कंपनी ने 5 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया ही ना होता, तो 100 पे ना वो 5 बढ़ता ना वो 5 गिरता। लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया तो 100 से 105 गया, 105 से वापस 100 आया, लेकिन 5 रुपए तो आपकी जेब में आए ना, और शेयर फिर। इसका मतलब ये है सर कि डिविडेंड के कॉन्सेप्ट से जो इन्वेस्टर है उसको फायदा होता है, जो ट्रेडर है वो अपना पैसा इन्वेस्टर को देता है, राइट? इन्वेस्टर को फायदा है, उसके पास इनकम आ जाती है और उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेडर अपना पैसा इन्वेस्टर को ट्रांसफर करता है, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड। लेकिन ट्रेडर का नहीं हुआ, ट्रेडर तो ट्रेडिंग कर रहा है ना, जब वो 5 बढ़ा तब भी कमा जाएगा, जब 5 घटे तब भी कमा जाएगा। तो ट्रेडर तो नुकसान करने के लिए पैदा हुआ है ना सर। ट्रेडर को तो नुकसान करते ही है, ट्रेडर को तो नुकसान ही होता है। सर डिविडेंड का वो किसी ने अगर शेयर मतलब 2 दिन पहले लिए हो, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए तो वो उसको भी डिविडेंड मिलेगा? हाँ, मिलेगा। एक रिकॉर्ड डेट होती है, डिविडेंड डिक्लेयर वाले दिन की नहीं देखी जाती। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो उसके अंदर एक रिकॉर्ड डेट लिखी जाती है। जैसे आज डेट है 28 मई, आज 28 मई को रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में लिखा होगा कंपनी ने 5 रुपए शेयर का डिविडेंड दिया, जिसकी रिकॉर्ड डेट तय की है 6 जून। जिसके पास शेयर होगा 6 जून को, मतलब 5 जून को जिसने खरीद लिया होगा तो 6 जून को उसके अकाउंट में क्या होगा? 6 जून को जिसके पास भी शेयर होगा, मतलब 5 जून को जिसने खरीद लिया और 6 जून में नहीं बेचा, उस बंदे को डिविडेंड मिलेगा। तो आप डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद भी खरीद सकते हो अगर आपको डिविडेंड लेना है, लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसका रेट बढ़ जाएगा शेयर का, तो फिर लेने का फायदा ही क्या हुआ? और जब आपको मिलेगा उसका रेट घट जाएगा, तो आपको लेने का फायदा नहीं हुआ डिविडेंड। ये तो डिक्लेयर होने से पहले ही खरीद लो, जब रिजल्ट आने वाला हो उससे 1-2 दिन पहले खरीद लो, क्योंकि रिजल्ट मिलेगा ही। ये क्या पर्टिकुलर डेट होती है? जैसे पिछले साल उन्होंने मई को दिया था, इस साल भी मई को डिक्लेयर करेंगे? जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसी दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है, और रिजल्ट किस दिन डिक्लेयर होगा 21 दिन पहले बताना पड़ता है। हर एक कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर की डेट बता दी है। तो ये पब्लिश करती है या कोई एनएससी की साइट पे लिखी होती है, सारी की सारी एनएससी को बताती है, एनएससी आपको बताती है। साइट पे लिखा हुआ है, आप रिजल्ट के नाम से जाकर ढूंढ लो, उसमें मिल जाएगा, सारी मिल जाएगी जिसने बता दी है। और 21 दिन पहले बताना जरूरी है, उसके बिना निकाल ही नहीं सकती। तो 21 दिन पहले वो फिर शेयर बाय कर सकते हैं? हाँ, कर लीजिए। अगर वो अनाउंस कर देती है 21 दिन बाद उसने देना है, तो 21 दिन का पीरियड है बाइंग करने का। रिजल्ट कैलेंडर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जितनी कंपनियों की भी डेट्स अनाउंस हो चुकी है, जो अभी 21-22 दिन बाद आ रही है, 1 महीने बाद आ रही है, वो पूरा चार्ट बना के मिल जाएगा रोज की कितनी कंपनियों का रिजल्ट आ रहा है आपको। ओके। हाँ,
अब पढ़ा सर ये अब पढ़ा। डिविडेंड जब भी पे होता है हाँ, तो ना तो कंपनी की जेब में कोई फर्क पड़ता है। कंपनी की जेब से फर्क पड़ता है, कंपनी के से तो पैसे गए। क्यों सर, कंपनी तो हमने तो यही समझा है सर कि कंपनी का जो मतलब जो भी सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट इज बिटवीन द ट्रेडर्स। अरे तो बाइंग और सेलिंग की तो डिविडेंड कंपनी देती है। डिविडेंड जो कंपनी देती है लेकिन एप्रिशिएटेड अमाउंट में देती है ना सर। अरे अप्रिशिएटेड से क्या मतलब, वो तो आपस में हो रही है। उसने कहा मैं डिविडेंड दे रही हूँ, तो अपने 2 रुपए के हिसाब से पर शेयर के पैसे देगी हमें, और आपके अकाउंट में पैसा आएगा, कंपनी में से ही आएगा वो पैसा। सर अगर मैं मालिक हूं तो मैं डिविडेंड क्यों दूंगा सर? जब मैं कमाऊंगा तभी तो डिविडेंड दूंगा ना, नहीं तो नहीं कि तो क्यों कमाई तो दूंगा? मेरे पास थी ना, मैंने 100 रुपए कमाए, मेरे पास 100 रुपए पड़े रहने दो। लेकिन अगर 100 में से 50 चाहता तो मेरे 50 तो चले गए, 100 कमाए 100। लेकिन मैं क्यों बांटूंगा? मैं नुकसान करके थोड़ी बांटूंगा सर। अरे सर, तो कंपनी में से 50 रुपए जाएंगे तो ना, आपके पास 50 रुपए आएंगे तो। तो इसका फायदे वाले में आएंगे ना। डिविडेंड की डेफिनेशन में मिल जाएगा कम बुक में जो डिविडेंड की डेफिनेशन ये है कि जो कंपनी जो अपना प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का जो पार्ट वो 5 शेयर होल्डर्स में बांट देती है, उसे डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनी ने जो पैसा कमाया, अगर वो डिविडेंड ना देना चाहे तो वो पैसा उसके पास रहेगा, वो उससे बिजनेस करेगी और प्रॉफिट कमाएगी। लेकिन अगर वो पैसा आपको बांट देगी तो उसके पास से वो प्रॉफिट में से उसके पास 1000 करोड़ की कैपिटल थी, 100 करोड़ उसने और कमा लेती, 1100 करोड़ हो गई थी ना कैपिटल। लेकिन 1100 करोड़ में से उसने 50 करोड़ आपको बांट दिए, तो जो 1000 करोड़ से बढ़ के 1100 करोड़ हो गई थी, वो 1000 करोड़ से बढ़ के 1050 ही रह जाएगी। 50 करोड़ तो आपको दे दिए ना, तो कंपनी के पास 50 करोड़ कम हो गया ना डिविडेंड देने की वजह से। अगर वो ये सर क्या हर कंपनी के लिए कंपलसरी है डिविडेंड देना है, अगर उसको प्रॉफिट हुआ है या अगर अपनी मर्जी से या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे? अपनी मर्जी होती है, डायरेक्टर सोचता है कि मेरे को पैसे एक्स्ट्रा है तो मैं दे देता हूँ, नहीं होते तो नहीं देता है। जैसे कि गूगल ने आज तक कभी डिविडेंड दिया ही नहीं, और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है गूगल ने आज तक कभी डिविडेंड। ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूँ, किसी को पता नहीं होती। गूगल ने या किसी को नहीं पता ये बात, मतलब ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, इतना ज्यादा मैं रखता हूँ। तो ये गूगल तो वो आएगा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, INC। हाँ, अमेरिका की कंपनी है। हाँ, तो ये INC आएगा ना। तो ये इसका जो स्टॉक तो अगर इंडियन लेगा तो वो उसको तो मतलब उसकी एक्सचेंज पे जाके लेना पड़ेगा, इंडियन एक्सचेंज पे नहीं मिलेगा। अमेरिका में जाके आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा वहां पर, और फिर देना पड़ेगा, तब जाके अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो उनको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हाँ, मेटा के नाम से ये मेटा के नाम से है गूगल, मेटा समथिंग करके, मेटा इनकॉर्पोरेशन करके है गूगल। और गूगल अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी, जैसे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? रिलायंस, सही बात। रिलायंस। और सेकंड TCS, कौन सी है? TCS, बताओ। यानी अडानी, सॉरी ITC सर, ITC। चलो मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पे रिलायंस, दूसरे नंबर इन्फोसिस, TCS, दूसरे नंबर पे TCS, और ITC 10वें नंबर तक आती है। ITC बड़ी नहीं है, बहुत बहुत बड़ी है, मतलब हैवी वेट है, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से कोई पहले दूसरे नंबर पे, अब तो उसके अंदर से होटल भी निकल गया, अब तो और छोटी हो गई। पहले होटल और ITC एक ही जगह पर थी तो उनकी मार्केट कैप ज्यादा थी, अब उसमें तो होटल को अलग कर दिया, ITC लोगे तो और छोटी हो गई, अब तो 12वें-15वें नंबर पे चली गई होगी। ITC तो बेसिकली वो सिगरेट का जो काम करती है वही है ना? नहीं ITC बहुत सारे हैं, कपड़े भी आते हैं सर, बहुत सारे। उसके साबुन भी आते हैं, मैगी भी आते, उसके यिप्पी के नाम से टोबैको कंपनी था उसमें। हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है। और ITC के होटल भी हैं, लीला ITC फॉर्चून होटल। हाँ, जो लीला होटल है ना, उसमें भी ITC जो है शेयर होल्डर है। और जो आपका बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, ITC का अपना एक होटल है, ITC होटल, उसके आगे तो बड़े बड़े होटल फेल 15-20 हजार रुपए का है, छोटे वाला भी। और अगर आपने उसका स्वीट ले लिया तो 1-1.5 लाख रुपए का एक दिन का। लेकिन और ये ताज से भी महंगा है। हाँ, लेकिन रूम बहुत बढ़िया है, एक बार चले जाओगे जन्नत है। ताज से भी महंगा है। और वो अलग टैरिफ भी देते हैं। ताज इज अंडर ITC ओनली ना, आई थिंक। और ताज भी तो ITC का ही ब्रांड है। शेयर होल्डर्स को एक अलग टैरिफ भी देंगे अगर आप जाके बुकिंग करते हुए डिक्लेयर कर दोगे। ITC ग्रैंड करके एक और नया ब्रांड बनाया, ITC ग्रैंड, वो ताज से भी बड़ा है।
Yeah. चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इधर सर उधर सर एक मिनट सर, मेरी सुई फंस गई है, सॉरी। मैं जितने भी मेरे अगली क्लास आगे नहीं बढ़ लगेंगे। Actually, आपके लिए तो सेपरेट क्लास लेना पड़ता है। मैडम, इट्स नॉट द मैटर ऑफ सेपरेट क्लास, चलो, ये वी क्वेश्चन विल बी शेयरिंग नॉलेज। क्वेश्चन बोलिए। अब बोलिए। क्वेश्चन ये है सर कि इट्स रिलेटेड टू डिविडेंड ओनली। मतलब मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर मैं कंपनी हूँ XYZ ITC या वेदांता हूँ, तो मेरा डिविडेंड देने का दो पर्पज है सर। एक, डिविडेंड देने का पहला पर्पज ये है कि मेरे प्रमोटर को बेनिफिट पहुंचाना। शेयर होल्डर को। दूसरा नहीं, शेयर होल्डर नहीं, मैं पॉइंट वाइज यूज कर रहा हूँ, प्रमोटर नॉट शेयर होल्डर, प्रमोटर को बेनिफिट पहुंचाना। दूसरा बेनिफिट पहुंचाना जो मेरे शेयर होल्डर हैं उनको, और इन दोनों के लिए पैसा लाने का काम मैं रिटेल मार्केट में पब्लिक को अट्रैक्ट करूंगा जो ट्रेड्स करेंगे और पैसे इन दोनों के लिए पहुंचाएंगे। इज इट राइट? देखो कंपनी का काम, ये पैसा कहां से आएगा सर? ये बता रहा हूं, कंपनी का काम करना होता है बिजनेस करना। उसका काम नहीं है मार्केट को अट्रैक्ट करना, उसका काम है बिजनेस करना, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बनाना। ज्यादा से ज्यादा बनाएगी तो उसके रेट बढ़ जाएंगे और उसके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट हो जाएगा। और ये सब सोचना कंपनी का काम नहीं है। कंपनी का सिर्फ एक बात सोचने का काम है कि मैं अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कैसे करूं। दूसरा, okay, so dividend is not at all related with the market fluctuations, it is purely with the company profit. कंपनी के पास मान लीजिए पैसा आया, ठीक है, कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी को जरूरत है 1000 करोड़ की, कंपनी पैसा दो रूप में आ रहा है ना सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, पैसा दो रूप में आ रहा है। पहला रूप यह है कि कंपनी खुद जो भी मैन्युफैक्चर कर रही है, बिजनेस कर रही है, उससे पैसा कमा रही है। दूसरा पैसा मार्केट एप्रिसिएशन से आ रहा है सर। मार्केट एप्रिसिएशन से कंपनी के पास थोड़ी पैसा आता है। कंपनी को क्या मतलब, क्या हो रहा है? राइट, सॉरी। हाँ, तो मार्केट एप्रिसिएशन से कंपनी को कोई पैसा नहीं है। मार्केट में शेयर गिर जाए या बढ़ जाए कंपनी को कुछ नहीं मिलता। अब कंपनी करेक्ट एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो कंपनी कहती है मैं इस पैसे का क्या करूंगी, मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे को एक्सपेंशन प्रोग्राम तो है नहीं, कोई लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी तो खरीदनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी मेरी सही चल रही है, मुझे इस पैसे ये एक्स्ट्रा मेरे पास एक्स्ट्रा है। अब अगर एक्स्ट्रा पैसा कंपनी अपने पास रखेगी तो उसे ओवर इन्वेस्टेड बोलते हैं कि खराब पैसा पड़ा है तेरे अकाउंट में, 2000 करोड़ सालों से पड़े हैं, इसका कुछ कर ही ले। तो कंपनी कहती है नहीं भाई, 10-15 साल हमारा कोई प्लान नहीं है इस पैसे का, तो चलो भाई फिर डिविडेंड की तरह बांट दो इसे, कम से कम उस पैसे का आपके इन्वेस्टर तो काम करेंगे कुछ ना कुछ। तो जो कंपनी के पास पब्लिक के लिए डिविडेंड है सर, लेकिन ये वेदांता वाली स्टोरी में तो वो डिविडेंड का मतलब ही कुछ और है। तो सर जा तो पब्लिक के पास ही रहा है ना, के पास जा रहा है। अब पब्लिक में अगर इतना बड़ा शेयर होल्डर भी तो उसके पास, प्रमोटर के पास भी जा रहा है, क्या हो गया? प्रमोटर तो पर्पस पब्लिक को देने का नहीं था, पर्पस इंग्लैंड कंपनी को देने का था। हाँ, वेदांता में भी, और अभी मैं आईटीसी की बात भी बताने वाला हूँ। आईटीसी कंपनी, अगर आईटीसी के बारे में यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ शायद आपको भी ना पता हो। टबैको जो बना था पहली बार इंग्लैंड में ही बना था, और टबैको जब इंग्लैंड में बना तो उसने सोचा कि यार इंडिया, हम उसके गुलाम थे, तो उसने सोचा यार इंडिया वालों को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए, काम कैसे करवाया जाए। तो वो टबैको खरीदते थे, हमें नशा करवाते थे और फिर हमारी लेबर से काम करवाते थे। इसके लिए यहाँ पर पहले एक कंपनी बनाई गई, उसका नाम रखा आईटीसी, इंडियन टबैको कंपनी, और उसकी 100% शेयर होल्डर थी वो इंग्लैंड वाली आईटीसी। उसका नाम था बैट बोलते हैं उसे, टबैको कंपनी है वो भी, बैट, पता नहीं उसका फुल फॉर्म क्या है, देखकर बता दूंगा, लेकिन है वो टबैको कंपनी। तो जो बैट कंपनी है उसने इंडियन टबैको कंपनी के नाम से आईटीसी यहाँ पर भी बना रखी है, अमेरिका में भी बना रखी है, चाइना में भी बना रखी है, हर देश में, मतलब हर बड़ी कंट्री में उनकी एक कंपनी है। वो क्या करते हैं, वहां पर लैंड वहां पर अपना टबैको बो देते हैं और उसकी खेती करते हैं, फिर जब वो निकलता है उसे वहां बेचते हैं और अपने देश में भी मंगा लेते हैं। कैसे बनती है सिगरेट वगैरह, ये कॉन्सेप्ट पहली बार वो लाए थे और वही इन कंपनियों के मालिक थे। फिर क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा सर हम आपको अपने देश में टबैको बेचने नहीं देंगे। जब हमारी गवर्नमेंट आजाद हुई, तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने कहा हम आपको बेचने नहीं देंगे। तो 1947 में जब आजाद हुआ, उसके कुछ साल बाद 1960 में, तो उन्होंने कहा सर देखो अगर हम नहीं बेचेंगे तो दो नुकसान है। एक तो टबैको से सिर्फ ये नशा ही नहीं है, इससे आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। अगर हल्का फुल्का खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो खा लेते थे। दूसरा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा सर। टबैको इतना बिकता है कि अगर टबैको बेचना बंद कर दे गवर्नमेंट, तो उसको जो है बैट, अमेरिकन टबैको कंपनी, बैट की फुल फॉर्म ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी। थैंक यू जिसने भी मुझे इसका आंसर दिया है। तो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी, बैट ने जो है, म्यूट कर लीजिए, बैट ने
आईटीसी बनाई, ऐसी हर देश में बना रखी है। अब आईटीसी कंपनी को गवर्नमेंट ने क्यों आने दिया? फिर गवर्नमेंट ने रूल बनाया, देखो हम ये नहीं चाहते तुम हमारे देश को फिर से गुलाम बना लो, तो तुम हमारे को इसमें शेयर होल्डिंग दो। तो उन्होंने कहा बताओ जी क्या शेयर होल्डिंग चाहिए? तो उन्होंने कहा 40% तो तुम हमें दे दो उसके शेयर। अगर तुम्हें इंडिया में अपनी कंपनी चलानी है तो उसके 40% शेयर गवर्नमेंट होल्ड करेगी, जिससे कि हम अगर कोई डिसीजन लेना चाहें तो ले पाएंगे, क्योंकि हमारा होल्ड होगा ना, जब वो वोटिंग होगी तो 40% तो वोट हम दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी 40% आपको दे दिया, और कम से कम 30% दे दो तुम सब पब्लिक में। ठीक है जी 30% पब्लिक में दे दिया, बचा 40%, बचा हुआ 30% तुम रख लो। तो उन्होंने ऐसे कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, बैट कंपनी की शेयर होल्डिंग 30% थी, गवर्नमेंट की थी, और 30% उन्होंने पब्लिक में बेच दिया धीरे धीरे करके। तो इस तरह से आईटीसी के शेयर आप लोगों और मेरे पास भी आ गए। अब वो बैट कंपनी जो है ना और शेयर बेच रही है धीरे धीरे, वो निकलना चाहती है इंडियन वाली में से, क्योंकि यहाँ पर सरकारों से ज्यादा परेशान कर रही है। आपको पता है आईटीसी में हर साल टैक्स बढ़ जाता है। सिगरेट पे कभी 5-7% टैक्स हुआ करता था, 40-50% टैक्स है सिगरेट पे। सिर्फ यस सर। हर साल आईटीसी पे टैक्स लगा दो, हर साल आईटीसी पे टैक्स लगा दो, क्योंकि उन्हें पता है टबैको से और शराब से, इन दो चीजों सबसे ज्यादा इनकम है गवर्नमेंट की। तो अब जो टबैको कंपनी बैट है वो परेशान हो गई, कह रहे लो फिर तुम ही रखो इसे। वो हर बार अपना बल्क डील में अपना शेयर बेचे जा रही है, आज भी बेचे हैं उसने, आज भी बेचे हैं। और आईटीसी कभी भी डिविडेंड ज्यादा नहीं देती थी, लेकिन अब पता नहीं 2-3 साल से डिविडेंड 2-3% दे रही है। क्यों दे रही है? बैट कंपनी को पैसा चाहिए, वो कहती है लो पैसा दो, मैं तो बेच ही रही हूँ शेयर। अब उसने आज ही डिविडेंड डिक्लेयर, मतलब कल उसकी एक्स डेट थी, कल डिविडेंड लेने का था, आज उसने अपने शेयर बेच दिए, थोड़े से 5% शेयर बेच दिए। इसकी न्यूज आ जाएगी आने वाले 1-1.5 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर बैट कंपनी आईटीसी में से एग्जिट ले लेगी। मतलब इसका प्रमोटर एग्जिट कर रहा है। इसीलिए मैं कई साल से कह रहा हूँ आईटीसी में इन्वेस्टमेंट बेकार है। आईटीसी होटल में कर लो, आईटीसी में मत करो। आईटीसी प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहा है, जैसे ही वो थोड़ा सा बढ़ता है स्टेक सेल करना जाता है। वैसे आईटीसी कंपनी बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट वगैरह बहुत बढ़िया, ग्रोथ बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ टाइम तक, क्योंकि प्रमोटर ही स्टेक सेल करता रहेगा, 450 से ऊपर जाएगा ही नहीं। जैसे ही वो 450 आता है प्रमोटर स्टेक सेल कर देता है, फिर 400 आता है, फिर वो 450, फिर प्रमोटर स्टेक सेल कर देता है, फिर 400 आता है। 1-1.5 साल तो प्रमोटर स्टेक सेल करता रहेगा, तो उसे 450 से ऊपर जाना ही नहीं देगा। जब भी वो 450 आएगा प्रमोटर सेल कर देगा। अब जब कहीं 1000 करोड़ शेयर बिकेंगे तो रेट तो कम होगा ही ना, इसलिए थोड़े दिनों के लिए आईटीसी छोड़ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन, एक प्लीज सिर्फ एक। अरे सर 10 बज गए, क्लास खत्म हो गई, लास्ट में ओके काम आएगा सर। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ क्लास खत्म हो गई, 10 बज गए। बोलिए एक क्वेश्चन बोलिए सर। एफआईआई प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई, पब्लिक एंड अदर नहीं बचे इतने ये 5 कैटेगरी रहती है किसी भी कंपनी में। 4 बोल लीजिए सर। इनके लिए इन्होंने एक बार स्टॉक खरीदा, चाहे बल्क डील से, चाहे ब्लॉक डील से, चाहे रिटेल मार्केट में, कुछ भी तरीके से खरीदा, ये हर कैटेगरी के लिए उस ट्रेड से बाहर निकलने के लिए कुछ टाइम रिस्ट्रिक्शन है क्या सर? ये बता दो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एफआई जब चाहे निकल सकती है, जब मर्जी निकल सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी क्वांटिटी बेचनी है तो बल्क डील और ब्लॉक डील में ही बेचना पड़ेगा, मार्केट में नहीं बेच सकते। ठीक है सर। मार्केट में बेचने के लिए बताना पड़ेगा, ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन सेबी को बताना पड़ेगा हम मार्केट में बेचेंगे। तो ये वाली बात जब पब्लिक में बताएगी, और वो भी बहुत बड़ा स्टेक नहीं बेच सकते, 2-2% करके बेचना पड़ेगा। मार्केट में भी बेच सकते हैं, लेकिन तब 2-2% करके बेचना पड़ेगा, और दोनों डील के बीच में 1-1 महीने का डिफरेंस है, कुछ टाइम लिमिट है, उसका डिफरेंस होना चाहिए। 2-2% करके बेच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं म्यूट कर दूं। हाँ म्यूट हो जाइए, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन खत्म होने दीजिए। अब तो मैं ये बता रहा था कि वो एक तो मटेरियल होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, नॉन पब्लिक होनी चाहिए, और वो इन्वेस्टर के डिसीजन को इफेक्ट करनी चाहिए। तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, और वो अंदर से पता चलनी चाहिए, ऐसी जगह से पता चलनी चाहिए जो पब्लिक को नहीं पता थी। मतलब आपको कोई अंदर का बंदा बताएगा तो उसे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे व्हाइल अ सीईओ टेकिंग अबाउट एन अनपब्लिश्ड एक्विजिशन प्रपोजल। सर मैं कोई कंपनी खरीदने वाला हूं और ये अभी मार्केट में नहीं पता थी किसी को, और अगर वो आपको बता दे सीईओ, तो ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन हो गई। इस केस में बताने वाला और सुनने वाला दोनों को जेल हो जाएगी, दोनों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आपको कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिली, अच्छा शेयर नहीं थी स्क्रीन, अगर आप लोगों को इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिली तो उस केस में सुनने और सुनाने वाले दोनों को नुकसान होगा, दोनों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, दोनों जेल जाएंगे। दोनों जेल जाएंगे। हाँ, जिसने बताया वो तो जाएगा ही जाएगा,
जिसने सुना और सुनने के बाद अपने मन में रख लिया, सरकार को नहीं बताया, सेबी को शिकायत नहीं करी, उसे भी इक्वली दोषी मान लिया जाएगा और वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन के केस में जेल जाएगा। वारंट है। वुड कंस्टिट्यूट एन इनसाइडर इंफॉर्मेशन, कह रहा अगर सीईओ ऐसे बताएगा तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल, एन एम्प्लॉय टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग वर्कलोड, एक एम्प्लॉय ने कहा यार वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया, भाई मेरे को तो 15-15 घंटे काम करा रहे हैं इन द परचेज डिपार्टमेंट, वो भी किसमें, परचेज डिपार्टमेंट में। तो यहां से आपने एक अंदाजा लगाया, यार एम्प्लॉय बोल रहा था परचेज डिपार्टमेंट में बहुत काम चल रहा है, बहुत स्टॉक आ रहा है, अगर स्टॉक ज्यादा आ रहा है इसका मतलब सेल भी ज्यादा हो रही होगी, तो आपने अंदाजा लगा लिया। और ये अंदाजा कहीं से कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये आपने अपने दिमाग से पता लगाया। विच में इंडिकेट हायर लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी नीड नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे, मॉज़िएक। या आपने अपने दिमाग से एनालिसिस किया है, यहाँ पर आपने उससे कुछ पूछा नहीं, कुछ भी, वो तो बस आपने इतना अंदाजा लगा, आपने पूछा जी काम वाम कैसे चल रहा है, उसने कहा भैया बहुत वर्कलोड है, और आपने किसी सीईओ लेवल पे नहीं पूछा, छोटे मोटे एम्प्लॉय को क्या पता, उन्होंने अपना आंसर दे दिया, आपने अंदाजा लगा लिया। जैसे सेल इंफॉर्मेशन, क्वांटिटी आई, आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, तो आप वहां से अंदाजा लगा लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट इस बार बढ़ सकता है। तो ये जो आपने अंदाजा लगाया है, यही तो एनालिसिस है, यही तो करना है आपने, इसी के लिए तो आप एनालिस्ट बन रहे हो। ये मॉज़िएक एनालिसिस है, ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैंने ये दोनों एग्जांपल यहां दिए हैं। और एग्जांपल देखिए अगला, ऑफन एनालिस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब आपने अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, विच इंडिविजुअली मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, अगर है तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, बट व्हेन पुट टुगेदर विद अदर पब्लिक और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, जो पब्लिक में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो भी उठा ली, आपने मैनेजमेंट के इंटरव्यू भी सुन लिए, और जो इन्फॉर्मेशन आपने इधर उधर से कलेक्ट करी वो भी रख दी, और जब इन सबको एक साथ रख के ध्यान से पढ़ा तो मे प्रोवाइड क्रिटिकल इंसाइट टू द इंफॉर्मेशन। हो सकता है ना फिर आपको कुछ नई चीज समझ में आ जाए। दीज आर कॉल्ड मॉज़िएक एनालिसिस। इंफॉर्मेशन नहीं है, सच मॉज़िएक एनालिसिस is acceptable, ये acceptable है। Analysts need not to be careful whether certain insight drawn came from their mozzic or by being private or by specific non-public price sensitive information। कह रहा है एक एनालिस्ट को need to be careful, उसे केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो उसे पता चल रहा है वो नॉर्मल तरीके से पता चल रहा है या कोई अंदर की बात निकाल के ला रहा है वो वैसे देखे। अगर अंदर की बात निकालोगे तो जेल हो जाएगी, और अगर अपने नॉलेज से करा है तो उसके आपने क्या बनाए होंगे, आपने उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन किया होगा। मान लीजिए आपने एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में लिखा है कि मेरे हिसाब से कंपनी की सेल 4 गुना हो जाएगी और मेरे हाथ 4 गुना है। आपने रिपोर्ट लिख के निकाल दी, थोड़े दिनों बाद पता चला कंपनी की सेल 4 गुना हो गई, आपके घर पुलिस आ गई, भाई बताए 4 गुना वाली बात कैसे पता चली, ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसका लॉजिक, या तो आपने रिपोर्ट में लिखो उसका लॉजिक, अगर आपने रिपोर्ट में नहीं लिखना है ना लिखना आपकी मर्जी है, कोई आपको रोक तो सकता नहीं, कोई आपको बाध्य तो कर नहीं सकता अपनी रिपोर्ट कैसे बनानी है, आपकी मर्जी। रिपोर्ट में आप रीजन बताओ कि ना बताओ, किसी की मर्जी मानने ना माने। लेकिन अगर केस हो गया कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको अपने पेपर दिखाने मैंने पेपर बनाए थे ऐसे ऐसे करके, मैंने अंदाजा लगाया था, मुझे यहाँ से पता चला था परचेज ज्यादा हो रही है, मुझे यहाँ से पता चला था इसको ऑर्डर मिला है कंपनी को, मुझे यहाँ से पता चला वाला ऑर्डर बढ़ सकता है, यहाँ से मैंने अंदाजा लगाया था कि कंपनी की सेल 4 गुना हो जाएगी। अगर आप प्रूव कर दोगे तो मॉज़िएक एनालिसिस है, और अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो भैया क्या रात को सपना आया था, भगवान जी ने बताया था 4 गुना हो जाएगी सेल। 10-20% का तो सेल बढ़ती है, ये वाला अंदाजा तो कोई भी लगा ले, 4 गुना सेल हो जाएगी और हो भी गई, ऐसा कैसे हो गया? तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, 4 गुना सेल क्यों बोल दी थी आपने, ऐਵੇਂ थोड़ी वो प्रूव करना पड़ेगा, वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो मॉज़िएक एनालिसिस था। तो अगर आप प्रूव कर दोगे तो ठीक है, वरना तो फिर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मान लीजिए कि भाई सपना थोड़ी आया तुम्हें, जब तुम्हारे कोई लेकिन सर सेबी गाइडलाइंस बोलते हैं कि आपको अपने रीजन फॉर रीचिंग अ कंक्लूजन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट। आपको जब भी रिपोर्ट बनाते हो तो रिपोर्ट बनाने से पहले जो पेपर्स आपने बनाए थे जिस पर वो रिपोर्ट बेस्ड थी, उन फाइल बना के संभाल के रखना होता है 7 साल तक। कितने साल तक? 7 ईयर्स तक संभाल के रखना होता है। 7 साल तक भी अगर सेबी को कोई डाउट हुआ तो उन पेपर्स की डिमांड कर सकती है। एक बार 7 साल निकल गए, फिर सेबी को तुम जाके सामने से बोल दो मैंने इनसाइडर इन्फॉर्मेशन यूज की, तब भी कुछ नहीं कर सकते। 7 साल पूरे हो गए क्योंकि टाइम बार्ड हो गया वो। जो कंपनी लॉ है जिसमें 7 साल का कंपनी को भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कंपनी को 7 साल का रखना पड़ता है, और इनकम टैक्स लॉ में भी आपको अपने पेपर 7 साल तक संभाल के रखने पड़ते हैं। इनकम टैक्स वाले मांग सकते हैं 7 साल पुराने पेपर मांग सकते हैं, 7 साल से ज्यादा पुराने पेपर नहीं मांग सकते। सर इस इनसाइडर इंफॉर्मेशन के कारण स्टॉक की प्राइस बढ़ गई तो प्रमोटर को तो इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, वो तो खुश रहेगा।
अरे जिसने वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से पहले शेयर खरीदे होंगे उसे ही फायदा होगा और वही झेल जाएगा फिर बाद में। हाँ, तो प्रमोटर के पास तो पहले से स्टॉक है ना, उसका तो एप्रिशिएट होगा ना सर, हाँ प्रमोटर को उसको वो आदमी तकलीफ में नहीं रहने वाला। अरे तो प्रमोटर को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से क्या दिक्कत है, जब बाद में इन्फॉर्मेशन आती तब भी तो बढ़ता ही। कंप्लेन कौन करेगा सर? मैं वही जानना, कंप्लेन कौन करेगा, किसको तकलीफ होगी? पब्लिक को। पहली बात तो ये समझो, अगर कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन है वो आज नहीं पता चलेगी तो कल पता चलेगी। प्रमोटर का फायदा तो वैसे भी होने वाला था। उसे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं 2 दिन बाद कोई बड़ी चीज खरीदने वाला हूँ तो 2 दिन बाद ही बताऊंगा ना। कंपनी बाहर तो ये वाली बात बताएगी, लेकिन जो ऑपरेटर होता है वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का यूज करके 2 दिन पहले ही खरीद लेता है। मैं आपको बहुत सारे ऑपरेटर दिखाऊंगा। कई बार ऐसा हुआ है मेरे ऑपरेटर का डेटा बनता है और उसके अंदर मेरे को नहीं पता वो क्यों बढ़ेगा शेयर, और उस शेयर में ऑपरेटर का डेटा बन जाता है। मैं भी ऑपरेटर को फॉलो कर लेता हूँ, मैं भी खरीद के बैठ जाता हूँ। अगले दिन न्यूज आती है निकल के, ये कंपनी जो है 2 कंपनियां खरीदने वाले में कर ले। ये पहले ही पता था इसे, तो ऑपरेटर को सब पहले ही पता होता है और वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को यूज भी करता है, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ शिकायत नहीं कर रहा और वो बचा रह जाता है। ऑपरेटर का डेटा से हम ऐसे ही कमाते हैं। हम ऑपरेटर का डेटा, मैंने कोई यूनिट खरीद ली और कल को वो शेयर भाग गया और मेरी कोई शिकायत कर दे, गुप्ता जी जो है ना इनसाइडर इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे, तो मैं तो उन्हें अपना बनावा दिखा दूंगा ना ऑपरेटर का डेटा। सर मैं तो देखो अर्थ में रोज की रोज ऑपरेटर का डेटा बनाता हूँ, मैं तो आंखें बंद करके काम करूँ। ऑपरेटर के डेटा में जो भी स्टॉक आता है मैं खरीद लेता हूँ, तो मैं बच जाऊंगा। वो कहेंगे ऑपरेटर का डेटा कहाँ से है सर? एनएससी ने बताया। तो देखता हूँ रोजाना ऑपरेटर का डेटा बनाता हूँ और इसमें देखो ये वाला शेयर आया था, मैंने खरीद लिया। ऑपरेटर बनना हो तो क्या करना चाहिए? पहले तो बहुत सारे पैसे होने चाहिए आपके पास, कई हजार करोड़, कई हजार करोड़। फिर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, फिर उसका यूज, और फिर तो कंप्लेन करने वाले इधर एफआई है, डीआई होगा, रिटेल पब्लिक और प्रमोटर नहीं कोई भी हो होगा। सकता है जिसको शक होएगा। हाँ, मतलब प्रैक्टिकली एफआई डीआई होगा, रिटेल पब्लिक और प्रमोटर से उसको कोई फर्क नहीं रिटेल पब्लिक पड़ेगा। के पास कोई प्रूफ है कि इस बंदे ने खरीदा, कोई चीज किसने खरीदी होगी और रिटेल पब्लिक को पता लग जाए इसने खरीदा, वो शिकायत कोई भी कर सकता है ना। शिकायत तो कोई भी कर सकता है, पर नुकसान लास्ट जिसको टाइम होगा एक वो केस शिकायत आया था करेगा। जिसमें उन्होंने लेटेस्ट उसको सजा भी हुई थी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। अभी महीना 1.5 महीना ही हुआ है, तो वो उसने एफआईआई को वो शेयर परचेज करवाया था, उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो ये न्यूज मैंने सुनी थी। अभी कुछ दिन पहले हुआ है, हाँ, कुछ दिन पहले। पंप एंड डंप का केस था और वो पकड़ लिया था, वो न्यूज चैनल वालों ने ही पकड़ लिया था और फिर वो कैंसिल कर दिया था। वो उसका आईपीओ भी आने वाला था, आईपीओ कैंसिल कर दिया था। फिर वो अभी 6-7 महीने पहले की बात है कि कंपनी ने आईपीओ निकाला। आईपीओ निकलने के बाद पता चला कंपनी में सेल ही नहीं है। बस आईपीओ लाने के लिए 3 साल पहले से सेल बढ़ानी स्टार्ट कर दी कागजों में। एक्चुअल में कोई सेल ही नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, माल ही नहीं है फैक्ट्री में, जो एड्रेस दे रखा वहाँ कुछ है ही नहीं और आईपीओ आने वाला है। वो आईपीओ कैंसिल हुआ था और जी एफआईआई के जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने मतलब उनको जैसे कोई जरूरत पड़ती है ना, आगे कोई बंदा हो जो उनको बाइंग करवाए या शेयर का बारे में गाइड करे, तो वो वाला बंदा फंसा था। ये वाली न्यूज हाँ आते रहती है। उसने बाइक करवाई थी थोड़ा सा एफआईआई। एक पैरा रह गया है बीच में, वो कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, थोड़ा सा ही रह गया। देखिए, तो हमने आपको बताया मोज़ेक एनालिसिस और इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस। अब इस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, ये क्वेश्चन आपने करने, इससे आपका बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से ही है, कर लेना, ठीक है। तो ये आपने देखे बहुत थोड़े से ही और कर लेना, जो नहीं कर रहे हैं ना एक साथ होंगे नहीं, फिर ये सब करके लाना है। देखिए 25 क्वेश्चन है, सिर्फ 25। हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाने वाले हैं, वही जो बताया था। और टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो हम कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है जी। अब ठीक है। जो जाना चाहे जा सकता है। और एक भाई साहब की हमारी 6 प्रॉब्लम थी एक साथ, वो 6 प्रॉब्लम वाले भाई साहब अपनी प्रॉब्लम बोलना शुरू करिए, मैं टेस्ट खोल रहा हूँ। सर 6 प्रॉब्लम नहीं सर, 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे। हाँ, वो 6 क्वेश्चन जो रॉन्ग है वो एक एक करके बोल दीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए, मैं खोल रहा हूँ। Question number 6 of which one chapter or नहीं, जो ना ना जो जिसमें आंसर मोबाइल क्वेश्चन दिए थे जिसमें आंसर नहीं थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 खोल दिया मैंने। ये तो अभी बताया, ये जो 1:2 है ना, इसका मतलब होता है 1/2। देखो अगर लिखा हो 1:2 तो इसका मतलब होता है 1/2। अगर लिखा हो 2:3 तो इसका मतलब होता है 2/3।
अगर लिखा हो 2:1 मतलब 2/1 का मतलब 2 शेयर मिलेंगे एक पे, मतलब जितना भी लिखा हो इस रेशो का मतलब होता है अपॉन। अगर लिखा हो 5:4 मतलब 5/4 मतलब 5 शेयर मिलेंगे 4 वाले को। अगर लिखा हो 3:1 तो 3/1 मतलब 3 शेयर मिलेंगे एक वाले को। अब यहाँ लिखा है 1:2 मतलब 1 शेयर मिलेगा 2 वाले को, तो 100 वाले को कितने मिलेंगे 50। तो इसका आंसर आया 50। सबने गलत कर दिया, ट्रिकी क्वेश्चन था ये। 6 हो गया। नेक्स्ट बोल। सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जी। अ कंपनी हैज शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़, रिजर्व है 400 करोड़, बुक वैल्यू बताओ 500 करोड़। 500 करोड़ टोटल हो गई। अब पर शेयर अगर बुक वैल्यू बतानी है तो इसने पूछा व्हाट इज द बुक वैल्यू पर शेयर। अगर पर शेयर बतानी तो 10 करोड़, तो करोड़ को 10 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो 50 रुपए आंसर आ जाएगा। 50 सर पर आपके आंसर में वो गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा है वो खोल के देखना पड़ेगा। ये देखता हूँ लो। ये इसका 80 रुपए लिखा हुआ है सर। हाँ, तो 80 रुपए गलत है अगर लिखा है तो अभी देखते हैं। तो गलत है तो मेरा राइट हो गया। आपका राइट हो गया, 80 रुपए गलत है ये। तो मैं सही हूँ सर। आप सही है, 1 नंबर बढ़ गया आपका। और बताइए। चलो ठीक। 16 नंबर सर। 16। हाँ सर। 16 पे आ जाइए। अ कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 120 करोड़, रिजर्व 480। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ये 600 करोड़ है टोटल। और व्हाट इज द बुक वैल्यू पर शेयर इफ द टोटल इज 12 करोड़। तो 600 डिवाइड बाय 12 50 आ गया इसका भी आंसर। तो आपका बुक में रॉन्ग है सर। क्या है? बता दो। 16 का आंसर मैं ही देख लेता हूँ। 60 आया आपका आंसर, उसमें 60 लिखा हुआ है। और 16 का आंसर 60 तो है। 50 आएगा। 50 है ना सर? आंसर 50 है लेकिन हाँ। आपका 60 है। हाँ तो इसका आंसर 50। आप गलत हो सर। ये भी सही है आपका। चलिए और बताइए। 19 नंबर। 19 नंबर हो गया। 19। अ कंपनी हैज अ रिजर्व। ये भी सेम क्वेश्चन है। 800 डिवाइड बाय 40 आएगा इसका आंसर। तो आपका में गलत है सर। ठीक है। और 23 नंबर। 23। ये भी सेम क्वेश्चन है। 1000 डिवाइड बाय इसका भी 50 आएगा। सर आपका में गलत है सर। ठीक है। और सर एक 31। 31। कंपनी स्टॉक प्राइस राइजेस 50 to 60 हो गया। इट हैज 10 करोड़ शेयर। कंपनी के पास 10 करोड़ शेयर थे। हाउ मच डज द मार्केट कैपिटलाइज इंक्रीजेस। तो 10 करोड़ शेयर पे 10 रुपए इंक्रीज होगा। 100 करोड़ आंसर है। सर आपका आंसर रॉन्ग है सर। कोई बात नहीं। आपने क्या दिया था? 100 करोड़ ही। यस सर। 31 मेरे पास क्या है इसका आंसर? सर 500 करोड़ गलत है। सही सर है। पूरे 31 में एक रॉन्ग है सर। इसका सही है आंसर। और बोलिए। बस सर 31 में पूरे एक रॉन्ग है, बाकी सब सही है सर। वो टिक्की वाला ही रॉन्ग है। चलिए सब एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। एक तो सबसे पहले किया और सिर्फ एक ही रॉन्ग किया और इतनी सारी गलतियां जो हमारी थी वो हमें बता दी। जरा बच्चे क्वेश्चन नंबर बोल देंगे कौन कौन सा गलत था? 8। एक मिनट मैं ये खोल लेता हूँ। मैंने ना इसको मैं एक मिनट अपने पे अभी ठीक कर लूंगा तो अभी तो हो भी जाएगा, बाद में होगा नहीं। सर वो आंसर शीट मैंने आपको भेजी है सर। नहीं आपने तो भेजी सर, मैं अभी याद नहीं रहेगा। यही वाले है ना? हाँ सर। 40 क्वेश्चन थे टोटल ये। नहीं ये वाले नहीं सर, जो आज भेजे जिसमें आंसर नहीं है सर। वही मैं देख रहा हूँ। 39। नहीं मैंने बुक में भी अच्छा इस बुक में तो यहाँ नहीं है। एक मिनट दूसरी जगह है, मैं देखता हूँ। चलिए WhatsApp में प्रॉब्लम थी ना? नहीं मैंने अपनी बुक में सेव की हुई है, वहां पर अभी ठीक कर लूंगा तो हो जाएगा, बाद में भूल जाऊंगा। चलो आप करता हूँ आपके लिए। मैंने यहाँ रख रखी है सेव करके बुक टू रीड, जिसमें मैं एडिटिंग कर देता हूँ, पेन चला देता हूँ। और यहाँ पर मैंने फ्रेश बुक रखी हुई है, इसमें मैं पेन नहीं चलाता। बुक से नहीं है, अलग से बना के दे रहे आपने। हाँ तो वो मैंने बुक में मर्ज कर दिया ना अगली बार के लिए।
अच्छा आंसर ठीक कर लूंगा तो अगले बैच के लिए आंसर ठीक जाएंगे कम से कम। अच्छा। बाकी आज के लिए इतना ही है, और तो शायद क्वेरी नहीं है किसी की। तो अभी सर मेरे को एक आंसर मिला है हाँ क्या? कि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट टैक्स सेविंग के लिए कर रही है, अच्छा डिविडेंड रखेगी तो टैक्स देना पड़ेगा। कुछ होती सर अगर वो पैसे अपने पास रखेगी तो टैक्स देना पड़ेगा ना सर? क्यों देना पड़ेगा? पैसे अपने पर रखने का किस बात का टैक्स? क्यों डिस्ट्रीब्यूट करती होगी? मतलब मैं लॉजिक नहीं समझ रहा हूँ टैक्स उसका। इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करती है कि कंपनी बनी किस लिए है? कंपनी इसीलिए बनी है ना जो पैसा कमाएंगी बाद में शेयर होल्डर को दे दूंगी। अब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो शेयर होल्डर को दे रही है, और किस लिए बनी है? हिस्सेदार होती कंपनी का। हाँ जी सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। सर। एक रील देख रहा था, उसमें तो आप ये भी कह रहे थे कि जो ऑपरेटर्स हैं वो जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं उनको भी मतलब लास्ट में जाकर के उनको सारे पैसे उड़ा रहे हैं, कुछ ऐसी टेक्निक अपना रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ देख रहा था तो मैं तो देख के डर ही गया, देख कर मतलब इस तरह भी चीजें चल रही हैं। देखो ये मार्केट है, सब कुछ चलता है, डरना कुछ नहीं है। नहीं कर पाओगे फिर तो कंफर्म लॉस करोगे, नहीं डरोगे तो शायद प्रॉफिट कर ही लोगे। मतलब ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या सर? मैं आपको कैसा कैसा? मतलब जैसे ऑपरेटर्स जो है, जैसे आप शॉर्ट सेलिंग का भी बता रहे थे कि शॉर्ट सेल भी करके ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट की। नहीं मैंने शॉर्ट सेल करके नहीं बोला था, मैंने बोला था ऑप्शन सेल करके। ऑप्शन सेल, यस 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 ऑप्शन। उसमें तो मतलब इस तरह से बता रहे थे कि ऑपरेटर आजकल लास्ट एक्सपायरी के टाइम पे उनसे भी मतलब ऑप्शन सेलिंग वालों का भी मतलब पता नहीं क्या है, आपको कंसेप्ट ज्यादा समझ आएगा, उससे भी मतलब सारे पैसे वो उड़ रहे हैं उनके भी, ऐसे कुछ सुन रहा था। छोड़ो ऐसी चीजें मत सुना करो। आंसर बताइए बताइए बोलिए। अरे जो आंसर बता रहे थे वो चलेगा क्या? सर मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए। सर सॉरी सर, सर माइक ऑफ था। हाँ, 8 नंबर है, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 50 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का 50 होगा, 50 हो गया। और ऑप्शन क्या है उसमें? ए। हाँ ए। चलिए और सर क्वेश्चन नंबर 16 हाँ ए ऑप्शन 50। चलिए और क्वेश्चन नंबर 19 ए ऑप्शन 40। और क्वेश्चन नंबर 23 ए ऑप्शन 50। ये ऑप्शन 50। और कोई? क्वेश्चन नंबर 81 कहाँ से आ गया? सॉरी 31, सॉरी सर 31। ऑप्शन बी 100। अच्छा बीएस में। और ऑप्शन आंसर हो गया 100। हाँ सही वाले हो गए अब। हाँ सर। सर ये सही वाला आंसर भेज दीजिए ना, क्योंकि वो गलत वाला सही कर लिए है ना, जिनके 31 में से 30 ठीक हुए हैं, वो एक सही वाली शीट बनाकर ग्रुप पे भेज दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक वाली सही वाली 31 के 31 सही करके और उसकी एक शीट बनाकर ग्रुप पे भेज दीजिए, और फिर मैं अपने वाले डिलीट कर दूंगा, वो वाले रख दूंगा। ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से आज की क्लास में मजा आया होगा। हाँ सर बहुत मजा। तो अब मजे के साथ कल को मौजिक एनालिसिस वाले क्वेश्चन भी करके लाने हैं, और जो जिन्होंने आज वाले नहीं करे हैं वो भी करके लाना है। और ये 31 क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट दिए ये भी, और एक मैंने शीट बना कर दी थी वो भी। और कल डे है हमारा थर्सडे। हाँ सर। कल के बाद 2 दिन छुट्टी है, तो कल मैं टेक्निकल एनालिसिस की क्लास खत्म कर दूंगा और ये लेसन खत्म हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस के बाद इस लेसन में ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो जिससे कि 4th लेसन खत्म हो जाएगा और फिर हम बढ़ेंगे। और अब जो लेसन को भी छुट्टी होगी सर? हाँ फ्राइडे, एक बार और बोलूंगा। थर्सडे फ्राइडे आऊंगा मैं। थर्सडे फ्राइडे में मैं टेक्निकल खत्म करूंगा कल और परसों में। उसके बाद 2 दिन एक मॉक टेस्ट ना वो आप सैटरडे को जरूर कर दीजिए, ताकि हम संडे को उसको कर सकें। टेस्ट मॉक टेस्ट और डाल दीजिए, तीनों का मिक्स डाल देना आप। क्या टेस्ट?
हाँ जी आप लोग टेस्ट कर तो नहीं रहे हैं। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि अभी कितनों ने दिया है? 31 क्वेश्चन वाला 2 या 3 दिया है। फुल डे में नहीं हो पाता, सारा टाइम उधर ऑफिस में निकल जाता है। चलिए, जितने मैंने आपको काम दे दिया है ना, आप ये कंप्लीट कर लीजिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं, शीट बनाकर दे दी है। 3 लेसन पूरे कंप्लीट कर लीजिए और मत मांगिए, क्योंकि पहली ज्यादा है। आप ये इतना मैं दे चुका हूँ, और रिवीजन कर लीजिए। सर ये मॉक टेस्ट भी तो इस चैप्टर के बाद होगा ना सर? मॉक टेस्ट बी सी तो कर लिया था सुबह। ऑप्शन बी वो बी का बोल रहे हैं? बी कर लेना, वो इस चैप्टर का है। तो हाँ, वो चैप्टर खत्म होने के बाद। हाँ, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मॉक टेस्ट बी कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो इस इन सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ जी, बोलिए। सर कल एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर दिए इंस्टिंक्ट वैल्यू के ऊपर में। इंट्रिंसिक वैल्यू हाँ, intrinsic। बुक वैल्यू भी बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। और इसमें क्या नहीं, उसपे एक जो क्वेश्चन सर उसमें न्यूमेरिकल था, वो न्यूमेरिकल मैंने तो एक्चुअली फॉर्मूला याद करके कर लिया, पर वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। कॉन्सेप्ट यही है कि टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ देते हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, उसमें रिजर्व सरप्लस जोड़ रहे थे, और अगर कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो तो वो लेस कर देते हैं। तो ये निकलती है आपकी नेटवर्थ, या फिर बुक वैल्यू, या फिर नॉमिनल वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी को बोलते हैं। टोटल सिर्फ वो मेथड भी है ना, दो मेथड से निकालते हैं दूसरा उसको। मेथड था टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। डंडो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी लेस कर दो, जो बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर का। ठीक है सर। सर आज क्वेश्चन आया था डंडो मेथड